And welcome to BPSC Concept Wala. I am Rahul Mishra and this is the day 2 of your Confidence Booster series. अभी तक आपको ये समझ आ गया होगा कि कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज़ क्या चीज़ है। कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज़ में हमारा मोटिव है कि आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएं और उन क्वेश्चंस के थ्रू आपके एटलीस्ट 300 प्लस टॉपिक्स को रिवाइज करवाया जाए। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हम दे रहे हैं या ये जो टॉपिक्स हम टारगेट कर रहे हैं, ये टॉपिक्स आपके PYQ के थीम है। ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी आपके एग्ज़ाम में मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो दिस इज़ द डे 2 एंड वी विल स्टार्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला कि इस क्वेश्चन के सेट का PDF आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है। यू विल मेक श्योर कि आप पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो, उसके बाद वीडियो को देख रहे हो। इससे क्या होगा कि आपको एक बार समझ आ जाएगा कि आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस हाउ मेनी यू वेर एबल टू सॉल्व ऑन योर ओन। ठीक है, आप खुद से कितना सॉल्व कर पा रहे थे। उसके बाद वीडियो देखने से क्या होगा कि उन क्वेश्चन से जो रिलेटेड टॉपिक है वो आपके अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। अगर डायरेक्ट वीडियो देखोगे तो भी दिक्कत है, और वीडियो नहीं देखोगे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो भी उतना पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू हैव टू डू फर्स्ट क्वेश्चंस देन यू हैव टू डू द वीडियो। ठीक है, दूसरी चीज़, दिस वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड ऑन टैब। वाई? बिकॉज इस वीडियो के 7th या 8th क्वेश्चन पे आई विल डू मैपिंग रिवीजन। दो चीज़ का आपका रिवीजन होगा। पहला होगा हिमालयन माउंटेन्स का और दूसरा आपका गोदावरी रिवर सिस्टम का। ठीक है, ये दो मैपिंग कराने के लिए आई नीड ए टैब, दैट इज़ वाई दिस वीडियो इज़ बीइंग रिकॉर्डेड ऑन टैब। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपना मैपिंग का रिवीजन यहाँ से इंश्योर कर लें। थर्ड, यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना मेरा मोटिव नहीं है। अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसके थ्रू जो जितने भी टॉपिक्स रिवाइज हो सकते हैं उसको हम लोग फोकस करेंगे कि रिवाइज कर लें। अगर एक क्वेश्चन आता है 10th शेड्यूल पे कि कौन इसको किसी MP को डिस्क्वालीफाई करने के लिए किसका डिसीजन लिया जाता है, कौन डिसीजन लेता है, तो इसके थ्रू हम सब कुछ रिवाइज कर लेंगे कि 10th शेड्यूल क्या है, कौन से अमेंडमेंट से आया, ठीक है, इसमें क्या क्या से प्रोविज़न है, ये सब कुछ रिवाइज करना हमारा काम है। ठीक है, तो विद दिस वीडियो वी विल फोकस टू एटलीस्ट कवर 25 टॉपिक्स इन दिस वीडियो। इस वीडियो के एंड तक आपके एटलीस्ट 25 वीडियोस रिवाइज होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है किसी वीडियो में, अगर आप 30, 40 या 50 मिनट्स इन्वेस्ट कर रहे हो और उससे अगर आपके 25-30 टॉपिक्स नहीं रिवाइज हो रहे हैं तो फिर आप ये अपना क्रूशियल टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आपको मेक श्योर करना है कि अपने वीडियोस का जो भी चीज़ें डिजिटल कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो उसका ROI ज़रूर निकालो। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि इस वीडियो में एक्टिव एंगेजमेंट आपकी होनी चाहिए। एक्टिव एंगेजमेंट का ये मतलब है कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा वीडियो के ड्यूरेशन में, उन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। इससे ये होगा ना कि ये वीडियो आपके मसल मेमोरी में आ जाएगी। अगर वीडियो चलते चलते आप किसी क्वेश्चन के को सर्च कर लेते हो तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाती है। ऐसा नहीं है कि ये जस्ट इंगेजमेंट इंक्रीज़ करने का कोई एक तरीका है। इससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप वहाँ पे पॉज़ करके जैसे ही कुछ सर्च करके कमेंट करते हो तो दैट मेक श्योर्स कि वो चीज़ आपको बहुत लंबे ड्यूरेशन तक याद रहती है। तो आपको जैसे जैसे क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे मान लो 4 क्वेश्चन पूछे, तो आपको कमेंट करना होगा फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर, फोर्थ का आंसर, और इसके साथ एक और चीज़ आपको कमेंट करनी होगी कि आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस आपका स्कोर क्या रहा है, 7 रहा है, 8 रहा है, कितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए। ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर CBS मतलब डे 2 वाले CBS में अगर आपका स्कोर 6 से ज़्यादा है दैट मीन्स कि आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो परफॉर्म, आप बिल्कुल ही सही डायरेक्शन में हो और आपको वही चीज़ें करती रहनी है जो अभी तक आप कर रहे हो, उसी को आपको कंटिन्यू करना है। अगर आपका स्कोर 6 से कम है दैट मीन्स कि यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आप गलतियाँ कहाँ कहाँ कर रहे हो, कौन कौन से टॉपिक्स पे आप फंस रहे हो।
ठीक है, उन टॉपिक्स को आपको आइडेंटिफाई करके उनको सही करना है। 6 से कम आने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप रेस से बाहर हो। इसका मतलब बस ये है कि आपको थोड़ा सा कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है। इसके लिए आपको कभी भी BCW टीम की ज़रूरत होगी तो वी आर देयर टू हेल्प। ठीक है, अब ये सारी बातें हो गई। नाउ वी विल मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये कौन से टॉपिक पे है? फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन स्पेस, मतलब कि फ्री फॉल पे। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। क्वेश्चन पढ़ के आपको ये समझ आएगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी फैंसी और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड की हुई है, लेकिन ये आपका बिल्कुल ही देखा हुआ क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? इनसाइड एन ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट एन एस्ट्रोनॉट साइमल्टेनियसली रिलीजेज ऑब्जेक्ट ए बी सी, 3 ऑब्जेक्ट को साथ में गिराता है। उसी टाइम क्या होता है कि स्पेसक्राफ्ट की एंटी ग्रेविटी सिस्टम सडनली एक्टिवेटेड, स्पेसक्राफ्ट की ग्रेविटी सिस्टम इज सडनली एक्टिवेटेड, जिससे कि स्पेसक्राफ्ट में एक यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड एक्टिवेट हो जाता है और स्पेसक्राफ्ट में कोई भी एयर नहीं है। तो मतलब क्या हो रहा है क्वेश्चन का? क्वेश्चन का मतलब ये है कि 3 ऑब्जेक्ट को किसी स्पेस में साथ में गिराया गया है। उस स्पेस में ग्रेविटेशनल फील्ड है उतना ही है जितना अर्थ पे है, मतलब कि जी मान सकते हैं इसको। और दूसरा कि यहाँ पे एयर नहीं है। तो क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम वैसा नहीं हो गया जो हमने PYQ में कर रखा है कि एक फेदर और एक और कोई स्टोन को हम साथ में गिराते हैं, यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या साथ में गिरेंगे या अलग अलग गिरेंगे? पहले कौन सा गिरेगा बाद में कौन सा गिरेगा? सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया। किया क्या गया था यहाँ पे? बस लैंग्वेज को थोड़ा सा फैंसी कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर तो हमको अच्छे से याद है कि जब भी 2 ऑब्जेक्ट साथ में गिरते हैं, अगर वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में गिर रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो दोनों साथ में गिरेंगे। उनका मास क्या है इस पे ये डिपेंड नहीं करता है कि वो अलग अलग गिरें। तो आंसर तो हमें पता है कि ऑल द 3 ऑब्जेक्ट्स विल स्ट्राइक द फ्लोर एट द सेम टाइम। बट थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्यों साथ में गिरते हैं। ठीक है, एक चीज़ और कि जिसने भी क्लासेस की हैं उनके लिए एक रेफरेंस इमेज मैंने लगा रखा है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हमने क्लास में कवर किए हैं, तो आपकी थोड़ी सी मसल मेमोरी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी कि क्लास में हमने इसको कैसे कवर किया था। ठीक है, उसके अलावा इसका यहाँ पे और कुछ काम नहीं है। अब हम क्या कर रहे थे? हम इस पॉइंट को रिवाइज करना चाह रहे हैं कि एक्चुअली में होता क्या है, क्यों ये मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला सबको याद है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये पहला कॉन्सेप्ट जो हमने रिवाइज किया कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। अब एक बॉडी है अर्थ और दूसरा है कोई भी बॉडी, जिस बॉडी पे हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को निकालना चाह रहे हैं। तो इस केस में फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? G मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय अर्थ का रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। देखो, अगर एक बार इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए ना, तो फिर बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियर होते जाती हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन कैसे होता है। तो एक बार बस इस चीज़ को समझना है और उसके बाद सारी चीज़ों की छुट्टी हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट एक्ट्स ऑन एनी बॉडी। अब फोर्स का हमको एक और फॉर्मूला पता है न्यूटन्स के लॉ से। क्या है वो? फोर्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल है, मतलब कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में बॉडी का क्या एक्सेलरेशन होगा, तो वो हम कैसे निकालेंगे? G m अपॉन आर स्क्वायर, मतलब ये वाला फोर्स हम यहाँ पुट कर रहे हैं, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ये एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन है? जो कि बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में कर रही है। तो इसको हम AG लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से ये मास और ये मास कैंसिल, दिस मीन्स G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू Gm अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या दिख रहा है यहाँ से कि बॉडी जो भी एक्सेलरेट करेगा ना, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी।
मतलब कि वो एक्सेलरेशन बॉडी के मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इससे उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि एक 100 kg की बॉडी है या एक 10 ग्राम की बॉडी है। दोनों का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहेगा। इसीलिए अगर किसी बॉडी को हम सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में गिराते हैं तो वो इस बात पे डिपेंड ही नहीं करता है कि उसका मास कितना है। वो सिर्फ किस चीज़ पे डिपेंड करता है? इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के, मास ऑफ अर्थ के और रेडियस ऑफ अर्थ के। ये सारे कांस्टेंट हैं, इसलिए ये तीनों का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है और ये तीनों साथ में गिरते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि देखो, रटते रहने से ना, अगर क्वेश्चन में थोड़ा भी ट्विस्ट वगैरह होता है ना, तो फिर परेशानी होने लगती है। अब देखो, अब क्या होता है, यहीं से आपका कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन कैसे होता है। तो ये दोनों तो कांस्टेंट हैं, रेडियस के हिसाब से वेरिएशन हम देखते हैं कि इक्वेटर पे क्या होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पोल्स पे क्या होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर हाइट पे चले जाएंगे तो क्या होगी, अगर डेप्थ में चले जाएंगे तो क्या होगी। ये सारी चीज़ें हमने क्लास में की हैं और दिस इज़ द सेम वे दैट विल डू रिवीजन इन द स्प्रिंट कोर्स। स्प्रिंट में इसी टाइप से आपका पूरा रिवीजन होगा। ठीक है, चलो अब ज़्यादा उन चीज़ों पे नहीं जाते हैं। तो नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि क्यों ये तीनों ऑब्जेक्ट साथ में गिरेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंडुलम पे। पेंडुलम को हम फ्री फॉल में रख रहे हैं, तो उसके पहले चलो पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? सिंपल पेंडुलम इज फिक्स्ड इन एन एलिवेटर। एलिवेटर में एक सिंपल पेंडुलम को रखा गया। पहले एलिवेटर केबल स्नैप, मतलब कि एलिवेटर का जो केबल था ऐसे, ये टूट गया एंड इट बिगम्स टू फ्री फॉल, मतलब फ्री फॉल में आ गया। व्हाट विल हैपन टू द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम ड्यूरिंग द फॉल? अब पेंडुलम के फ्री फॉल के, पेंडुलम के टाइम पीरियड के वेरिएशन के क्वेश्चन बहुत आते हैं। पहले तो देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हमको एग्जाम में दिखते हैं। तो वेरिएशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, इसके पहले टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 रूट अंडर एल बाई जी। तो टी इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट एल बाई जी। इसका क्या मतलब है कि टाइम पीरियड में वेरिएशन कब होगा? जब एल में वेरिएशन हो और जब जी में वेरिएशन हो। तो क्वेश्चन भी आपसे दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक कंडीशन आपको ऐसी दी जाएगी जिसमें एल में वेरिएशन होगा। एल मतलब कि ये जो बॉब जिस लेंथ वायर से, ये रोप से लटका रहता है, इसका जो लेंथ एल है उसमें अगर वेरिएशन हो, तो उसमें वेरिएशन कब हो सकता है? जब हम टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ कर दें, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो इसका लेंथ इंक्रीज़ होगा, तो इसमें वेरिएशन आएगी। टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो इसके लेंथ में डिक्रीज़ होगा, तो इसमें वेरिएशन आएगा। दूसरा वेरिएशन कब हो सकता है? जब जी में वेरिएशन हो। जी का वेरिएशन अभी देख के आए हैं हम। जी का वेरिएशन इस आर में चेंज होने पे होता है। ठीक है, यहाँ पे केस दूसरा है। अभी तक हम दूसरी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि टाइम पीरियड का वेरिएशन दो केसेस में होता है, अगर हम लेंथ को चेंज कर दें और हम जी को चेंज कर दें। तो आपके लिए अब पहला क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट पोल्स और एट इक्वेटर। ये आपको सबसे पहला क्वेश्चन है जो बताना है। ठीक है, अब चलो, लेकिन अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन रेफरेंस इमेज फॉर समवन हु हैज डन द क्लासेस। ठीक है, उसमें हम ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। देखो, इस केस में t इज इक्वल्स टू 2 रूट अंडर एल बाई जी। अभी क्या बोला जा रहा है कि एक एलिवेटर के अंदर को रखा गया है सिंपल पेंडुलम को, और वो एलिवेटर अचानक से उसकी रस्सी टूट गई और वो नीचे की तरफ गिरने लगा।
मतलब कि वो एक फ्री फॉल में आ गया है। तो अब यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि जी के साथ क्या हो रहा है। अब इसको समझने के लिए ना बेस्ट सिनेरियो होता है कि आप इसको एज्यूम करो। जब भी आप लिफ्ट में खड़े रहते हो तो लिफ्ट अगर मतलब स्टैंड स्टिल है, मतलब कि मूव नहीं कर रही है, तो आपको कोई भी चेंजेस अपने उसमें समझ नहीं आते हैं। लेकिन जैसे ही लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करना शुरू करती है तो आपको लगता है कि आपका वेट थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, मतलब आपको थोड़ा सा भारी भारी फील होता है। और यही अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जाती है, ये अगर लिफ्ट है ये नीचे की तरफ जाती है, बहुत तेज़ी से नीचे जाएगी, तो आपको लगेगा कि आप थोड़ा सा वेटलेसनेस महसूस कर रहे हो, मतलब थोड़ा हल्का महसूस कर रहे हो। ये क्यों होता है, इसके पीछे की पूरी फिजिक्स हमने की है, लेकिन फाइनली हम इस डेरिवेशन पे आए थे कि जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो हमें थोड़ा सा हैवी महसूस होता है, और जब नीचे की तरफ आती है तो थोड़ा सा लाइट महसूस होता है। ये लाइट तब तक महसूस होता है जब तक कि ये ए जो है जी ना पहुंच जाए। जैसे ही एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, जो नीचे की तरफ लिफ्ट जा रही है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तक पहुंच जाती है, उस केस में हमको अपना वेट जो है ज़ीरो महसूस होता है, और इसी को बोला जाता है वेट लेसनेस। ठीक है, इसका मतलब कि जी की इफेक्टिव वैल्यू जो है उस बॉडी पे वो ज़ीरो हो गई। अब इस जी की वैल्यू को यहाँ पुट करके देखो, टी इज इक्वल्स टू 2π√L/g। जी को अगर ज़ीरो रखेंगे तो टी इज इक्वल्स टू अनडिफाइंड, मतलब टी की वैल्यू डिफाइन ही नहीं हो पाएगी। टाइम पीरियड इतना ज़्यादा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये पेंडुलम मूव ही नहीं कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये देखो, एक कोई स्टैंडर्ड पकड़ के चलना चाहिए, उसके थ्रू बाकी रिलेटिव कॉन्सेप्ट को आप समझते रहो। कि लिफ्ट वाला एग्जाम्पल हमने किया है कि लिफ्ट में कभी आदमी रहता है तो उसकी अपरेंट वेट कैसे चेंज होती है, और उसी के थ्रू हम सारे एग्जाम्पल्स, सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करके करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझा था कि लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो हमको हैवी महसूस होता है, लिफ्ट जब नीचे जाती है तो हमको लाइट महसूस होता है, लिफ्ट और नीचे जाने लगती है तो और लाइट होता है। जैसे ही लिफ्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब फ्री फॉल में जाने लगती है, तो उस केस में ए इज इक्वल्स टू जी हो जाता है, और हमको अपना वेट महसूस ही नहीं होता है, हमको वेट लेसनेस महसूस होता है। उस केस में क्या होता है, जी इफेक्टिव इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाता है। तो उस जी इफेक्टिव को हम यहाँ पुट करेंगे तो टाइम पीरियड इज अनडिफाइंड। ऑप्शन देखो, इट विल बिकम इनफाइनाइट एज पेंडुलम स्टॉप्स ऑसिलेटिंग। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व थे, उसी की वजह से हम बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर पाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगेन अ वेरी हॉट टॉपिक फॉर बीपीएससी। हर बार कुछ ना कुछ ये घुमा के पूछ लेते हैं। क्या घुमा के पूछते हैं कि इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होती है कि नहीं, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है कि नहीं, इसमें जो फोर्स लग रहा है बॉडी पे वो कांस्टेंट है कि नहीं। तो एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं चीज़ों को। सबसे पहला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो इसमें यूनिफॉर्म क्या चीज़ है? यूनिफॉर्म का कुछ मतलब होगा ना, तो व्हाट इज़ यूनिफॉर्म हेयर? तो अगर ये एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, इस पॉइंट से अगर चल के इस पॉइंट पे वापस आती है, तो अगर 1 सेकेंड में ये 1 रेवोल्यूशन कर रही है, तो 4 सेकेंड में ये 4 रेवोल्यूशन करेगी। मतलब कि ये जो कवर करने का इसका टाइम है, दैट इज़ यूनिफॉर्म। इसी को बोला जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसा नहीं है कि पहले सेकंड में इसने 1 रेवोल्यूशन लिया और दूसरे सेकंड में 5 रेवोल्यूशन ले ले। तो पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ। अब नाउ वी विल कम टू रेस्ट ऑफ द थिंग्स कि इसमें स्पीड का क्या सीन है, वेलोसिटी का क्या सीन है, एक्सेलरेशन का क्या सीन है, एंड फोर्स का क्या सीन है। Again the reference image for students who have attended the class. Speed.
स्पीड का आपको पता है कि कोई डायरेक्शन, चलो स्पीड से पहले हम आते हैं वेलोसिटी पे। दिस बॉडी इज डूइंग सर्कुलर मोशन। तो जब ये इस पॉइंट पे है तो इसका वेलोसिटी इधर 5 मीटर पर सेकेंड है। जब ये इस पॉइंट पे आई तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है 5 मीटर पर सेकेंड। जब ये इस पॉइंट पे आई तो इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पे आई तो 5 मीटर पर सेकेंड। ओवर द मोशन आपको दिख रहा है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है दिस इज सेम 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब कि स्पीड तो इसका सेम रह रहा है। वाई? स्पीड को कुछ भी डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। दैट इज़ वाई अगर मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा तभी ना ये हर रेवोल्यूशन को सेम टाइम में कर पाएगा। तो मैग्नीट्यूड तो इसका कांस्टेंट रहने वाला है, तो दैट मीन्स कि स्पीड इसका कांस्टेंट रहने वाला है। बट एक चीज़ देखो कि जब ये यहाँ है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, फिर इधर है, इधर है, इधर है। दैट मीन्स कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो इसका मतलब वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज कर रही है। ठीक है, अब हमने मोशन चैप्टर में क्या पढ़ा है? व्हेनेवर देयर इज चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी चेंज कर रही है तो दैट मीन्स देयर इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालते कैसे हैं? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी चेंज कर रही है, इसका मतलब कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। ये बॉडी जब इस पॉइंट पे है तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, जब ये इस पॉइंट पे है तो भी इस डायरेक्शन में कर रही है, इस पॉइंट पे है तो इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे है तो इस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है दैट मीन्स कि उस पर ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। क्यों? फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स बाय मास। तो एक्सेलरेशन तभी होगा जब उस पर कोई फोर्स लग रहा है। तो दैट मीन्स कि इस पर कोई एक नॉन ज़ीरो फोर्स भी लग रहा है। ये बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है तो जब इस पॉइंट पे है तो फोर्स इधर लग रहा है, इस पॉइंट पे है तो फोर्स इधर, इस पॉइंट पे है तो इधर, इस पॉइंट पे है तो इस डायरेक्शन में। इस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इस फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब एक स्टेटमेंट जो कि बहुत कंफ्यूज करता है कि द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। कंफ्यूज ऐसे करता है कि लगता है कि हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, दैट मीन्स कि इसका डायरेक्शन सेम है, मतलब कि सेम फोर्स लग रहा है, फोर्स इज कांस्टेंट। बट देखो अभी जब इस डायरेक्शन में है इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, जब इस पॉइंट पे है तो इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। लेकिन क्या ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम है? द आंसर इज़ नो। तो मतलब कि फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। हाँ, इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टू द सेंटर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसका डायरेक्शन सेम है। ठीक है, सेंटर का डायरेक्शन ही चेंज हो जा रहा है हर बार। दैट मीन्स कि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है और फोर्स भी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं थी, स्पीड इज कांस्टेंट। यस, तो ये एक कॉन्सेप्ट समझना ना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कुछ घुमा के वो पूछेंगे और आप फिर फंस जाओगे कि वेलोसिटी पूछ लेंगे कि कांस्टेंट है कि नहीं, कभी एक्सेलरेशन पूछ लेंगे कांस्टेंट है कि नहीं, फोर्स पूछ लेंगे कांस्टेंट है कि नहीं। अगर याद करने पे आओगे तो इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी याद करने के लिए कि आप अटक जाओगे। ठीक है, तो पहले आते हैं इस पे। ए बॉडी इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब एक टेक अवे यहाँ से एक और, कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा जिसमें इनकरेक्ट आपसे पूछा होगा तो यू विल मेक श्योर कि आप उसको अपने क्वेश्चन पेपर पे सर्किल कर रहे हो। इतने सिली मिस्टेक्स मैंने देखे हैं स्टूडेंट्स के, जो इसलिए होते हैं क्योंकि वो या तो नॉट को सर्किल नहीं करते हैं या तो इनकरेक्ट को सर्किल नहीं करते हैं। प्लीज़ डोंट डू दीज मिस्टेक्स। इससे अगर मार्क्स कम हो रहे हैं ना तो बहुत दिक्कत की बात है। तो जब भी आपको इस टाइप के कीवर्ड्स मिले कि इनकरेक्ट, नॉट, तो उसको उसी टाइम सर्किल कर दिया कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? ए बॉडी इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट।
पहला, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज नॉट कांस्टेंट। तो सही बात है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, बिल्कुल सही बात है। अ नॉन जीरो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, एकदम सही बात है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता है। डायरेक्शन रिमेन्स द सेम, नहीं, ये उल्टा लिखा हुआ है। डायरेक्शन चेंजेस, मैग्नीट्यूड रिमेन्स द सेम। तो दिस इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, अब एक चीज लिखिए आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट और चेंजिंग। ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 लिख के बताना है। चलो, अब ये क्वेश्चन इजी आ गए आपके थोड़े। वेक्टर क्वांटिटीज़ पे इजी हैं, बट यू विल मेक श्योर कि आप देखो, क्वेश्चन ना 2-3 टाइप के होते हैं। एक होता है इजी, एक होता है मॉडरेट, एक होता है टफ। इजी क्वेश्चन को आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो एग्जाम में गलत करना। क्यों? क्योंकि जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट होने वाले हैं वो इजी क्वेश्चन को तो सही करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे नो सिली मिस्टेक इज अलाउड। किसी भी टाइप का मिस्टेक आपका इजी क्वेश्चन में अलाउड है ही नहीं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। आप गलती क्यों करोगे? नॉट को सर्किल नहीं करोगे, वेक्टर क्वांटिटी सोच के ए मार के आगे बढ़ोगे और ये गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा जब भी नॉट आए तो उसको वहीं पे सर्किल कर लेना है। तो ये हमसे नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी पूछ रहा है, मतलब कि काइंड ऑफ स्केलर पूछ रहा है। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब बात आती है इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट एक यहाँ पे थोड़ा सा अगर कोई चाहे ना कंफ्यूज करना आपको, तो कंफ्यूज कर सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन होता है। पढ़ा है ना आपने कि पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आपसे कोई पूछ दे कि इलेक्ट्रिक करंट के पास तो डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड भी है, तो फिर ये क्यों नहीं है एक वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी में तो हमने यही पढ़ा है कि अ वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट हैज डायरेक्शन एज वेल एज अ मैग्नीट्यूड एसोसिएटेड विथ इट। तो इसीलिए मैंने इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे डाला है, बिकॉज डायरेक्शन बस होना एक सफिशिएंट फैक्टर नहीं है। उस क्वांटिटी को वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी फॉलो करना होगा। वो नॉर्मल स्केलर लॉ से नहीं चलना चाहिए। उस दो क्वांटिटी को ऐड करने के लिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगना चाहिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगना चाहिए। तो वो इलेक्ट्रिक करंट नहीं फॉलो करता है, वो सिर्फ यही तीनों फॉलो कर रहे हैं। दैट इज वाई इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डायमेंशनल फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। देखते देखते मतलब एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला से। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए निकल के क्या आना चाहिए कि व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला। उसके पहले क्या आना चाहिए आपके दिमाग में? मतलब इस क्वेश्चन को देख के ऐसा नहीं है ना कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे याद है कि mlt-2, तो mlt-2 मैं टिक करके आगे बढ़ गया। इसके एसोसिएटेड कुछ टॉपिक्स तो होंगे ना जो मुझे याद हो जाने चाहिए, रिवाइज हो जाने चाहिए। तो सबसे पहला है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ किसको कहते हैं, ये आपको दिमाग में आना चाहिए। अगर आ रहा है तो वेरी गुड, अगर नहीं आ रहा है तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ऐसे क्वांटिटीज़ होते हैं जिनको किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए। वो अपने आप में पूरे हैं, जैसे कि लेंथ, जैसे कि टाइम। इसको किसी और के थ्रू मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ, किसी और के थ्रू के टर्म्स में मैं नहीं बता सकता हूँ कि टाइम को किसी और टर्म्स में बता दूँ। यही एक और क्वांटिटीज़ होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कैसी क्वांटिटीज़ को बोलते हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या किसी और क्वांटिटी के टर्म्स में लिख सकता हूँ, जैसे कि
स्पीड, स्पीड को कैसे लिखा जा सकता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये लिखा गया ना दूसरे क्वांटिटीज़ के टर्म्स में, ऐसा टाइम के साथ नहीं किया जा सकता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितनी है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, और जितनी भी बाकी क्वांटिटीज़ हैं उनको इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में लिखा जा सकता है, और उन क्वांटिटीज़ को बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, अब आते हैं डायमेंशनल फार्मूला पे। डायमेंशनल फार्मूला किसी भी क्वांटिटी का ऐसा फार्मूला होता है जिसको मैं, मान लो कि जैसे लेंथ है, लेंथ को मैं बाकी की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा? m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, टाइम टू द पावर 0। तो बाकी भी होती हैं लेकिन यूजुअली mlt के टर्म्स में हम लिखते हैं, मतलब क्योंकि हमारे सिलेबस में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो mlt तक आ जाती हैं। तो m का पावर 0 मतलब 1, t का पावर 0 मतलब 1, तो l हो गया l। टाइम को अगर मुझे लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूँगा? m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 1। तो डायमेंशनल फार्मूला में क्या दिख रहा है? डायमेंशनल फार्मूला में ये दिख रहा है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के एक्सपोनेंट के टर्म्स में लिख सकता हूँ, और इसी को बोलते हैं उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, अब देखो कि मुझे मान लो स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। स्पीड को कैसे लिख सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको ऐसे लिखो, डिस्टेंस और टाइम का पावर कितना हो गया? -1। तो स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला देखो क्या होगा? m का पावर 0, m कहीं नहीं है, l क्या है? डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ये 1 है, और t कितना है? -1। तो स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला होगा m l टू द पावर 1, t टू द पावर -1। अब पूछा किसका है? फोर्स। फोर्स को क्या लिखते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इस फॉर्मूला को मुझे तब तक तोड़ते जाना है जब तक कि सारे के सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में ना आ जाए। तो F इज इक्वल्स टू, अभी क्या लिखा हुआ है? m इंटू ए। तो m तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो m को तो वैसे ही रहने देंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टोकन। तो मतलब कि वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम तो आ गया फंडामेंटल क्वांटिटी, मास फंडामेंटल क्वांटिटी, लेकिन वेलोसिटी क्या है? अभी फंडामेंटल नहीं है। तो दैट मीन्स कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास। अब वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटू टाइम पहले से था, तो इसका मतलब फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया? मास इंटू डिस्टेंस इंटू टाइम टू द पावर -2। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? m का पावर कितना? 1, l का पावर कितना? 1, टाइम का पावर कितना? -2। तो दिस इज़ द वे डायमेंशनल फार्मूला किसी का भी आपको निकालना होगा। इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? कि आपको उसका फार्मूला पता हो, दैट्स इट। कि अगर आपको उसका फार्मूला पता है ना, तो उसका ब्रेक डाउन करके फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में आराम से लिख सकते हो। ये क्यों दिया है मैंने? दिस वॉज गिवन इन योर क्लास नोट्स। मैंने आपको क्या कहा था कि जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं इनका प्रैक्टिस कर लोगे, डायमेंशनल फार्मूला लिखने का, SI यूनिट लिखने का, और इनकी CGS यूनिट को भी थोड़ा सा देख लोगे, क्योंकि बहुत बार आपसे एग्जाम में CGS यूनिट पूछ लेते हैं। जैसे फोर्स का पूछ लेंगे, फोर्स का SI यूनिट तो सबको पता है कि न्यूटन है, लेकिन CGS पूछ लें तो डाइन होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो। ठीक है, चलो अब मैंने जो आपको कहा था कि मैपिंग की प्रैक्टिस कराऊंगा, वो यहाँ से अब शुरू होगी। पहले तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि ये माउंटेन पीक्स कुछ दिए हुए हैं, इनको आपको ईस्ट टू वेस्ट में अरेंज करना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन BPSC में दिख जाते हैं। ठीक है, कि आपको नॉर्थ टू वेस्ट अरेंज करना है, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करना है, वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आपने थोड़ी भी मैपिंग की है, अगर मेरे साथ की है तब तो ये आपका गलत होगा ही नहीं, लेकिन अगर आपने खुद से भी थोड़ी सी की है, अगर आप जस्ट नाम को आइडेंटिफाई कर ले रहे हो कि ये कहाँ पे मिलता है, तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सबसे पहला है नागटिबा। नागटिबा किधर है? उत्तराखंड में है। दिस इज़ पार्ट ऑफ योर लेसर हिमालयाज।
ठीक है। अमरकंटक किधर है? मध्य प्रदेश में है। क्यों मुझे पता होना चाहिए? दिस इज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सम ऑफ द वेरी मेजर रिवर्स, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है रिवर्स का। कांगटो, कांगटो किधर है? दिस इज इन अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश का ये हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट इज नामचा बारवा। नामचा बारवा कहाँ है? अगेन अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ से जो है हिमालय जो ऐसे आती रहती हैं, नामचा बारवा पे आके ऐसे मूव कर जाती हैं। कौन से मैकेनिज्म से? डोरशट मैकेनिज्म से। तो दिस इज द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयाज। ठीक है। और लास्ट क्या है? नंगा पर्वत। ये नंगा पर्वत किधर है? JNK में है। ठीक है। दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द ग्रेटर हिमालय स्टार्ट। ठीक है। तो अगर आप इतना ही जानते हो ना बस, कि ये उत्तराखंड में है, ये मध्य प्रदेश में है, ये अरुणाचल में है, दिस इज़ ऑल्सो इन अरुणाचल, और ये ईस्टर्न मोस्ट है, ये नंगा पर्वत JNK में है, तो बहुत ईजिली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे? देखो, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करना है, तो सबसे पहले ईस्ट वाला आएगा। ठीक है। सबसे पहले ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है? नामचा बारवा। तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, नामचा बारवा, नामचा बारवा, तो मतलब कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। नामचा बारवा के बाद अरुणाचल प्रदेश वाला ही कांगटो आना चाहिए, तो कांगटो यहाँ आ रहा है, कांगटो यहाँ नहीं रहेगा। दैट मीन्स कि ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। बट क्या इसको यहीं पे छोड़ दिया जाए? द आंसर इज नो। थोड़ी सी मैपिंग का रिवीजन हो जाना चाहिए। एटलीस्ट हमें हिमालयन माउंटेन्स एक बार रिवाइज हो जाने चाहिए कि कौन कौन से माउंटेन पीक्स इंपॉर्टेंट हैं, किसको किसको हमको देख लेना चाहिए। ठीक है। तो जिसने मैपिंग, देखो ये सारे के सारे आपके क्लास के पार्ट्स के हैं, मतलब क्लास वाले जितने कराए गए थे उसी के हैं। देखो ये अमरकंटक, दिस इज़ योर नागटिबा, दिस इज़ योर नंगा पर्वत, दिस इज़ योर कांगटो, एंड दिस इज़ योर नामचा बारवा। ठीक है। तो इसी को एक बार हम लोग ब्लैंक मैप पे रिवाइज कर लेंगे पूरा। अब हिमालयाज आपको पता है कि हम ट्रांस हिमालयाज जानते हैं, हम ग्रेटर हिमालयाज जानते हैं, हम लेसर हिमालयाज जानते हैं, उसके बाद हम शिवालिक जानते हैं। तो सबसे पहले जिसको हम करेंगे दैट इज ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज को एक बार मैप में देखेंगे कौन कौन से हमको पीक्स पता होने चाहिए, कौन कौन से हमको रेंजेस पता होने चाहिए। तो सबसे पहला जो पीक पता होना चाहिए दैट इज़ यहाँ पे एक है राकापोशी। ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, मतलब क्लास में मैंने इसको n नंबर ऑफ टाइम बोल बोल के आपको याद कराया है, यहाँ मैं जस्ट आपको रिवाइज करा रहा हूँ। तो फर्स्ट इज़ राकापोशी, दूसरा है K2, और तीसरा है गाशेर ब्रूम। ठीक है। और एक और यहाँ पे है आपका कैलाश। ठीक है। दीज आर पार्ट ऑफ योर ट्रांस हिमालयाज। ये तो हुए पीक्स। कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस भी हैं जो हमको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी रेंजेस हैं? पहली है काराकोरम रेंज, उसके बाद है लद्दाख रेंज, और लास्ट में जो है दैट इज़ योर ज़ास्कर रेंज। कौन कौन से हमने देखा, क्या क्या देखा हमने? एक हम पीक्स हमने कौन कौन से देखी? राकापोशी, K2, गाशेर ब्रूम और कैलाश। और रेंजेस हमने कौन कौन से देखे? काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और ज़ास्कर रेंज। ठीक है। दिस वॉज योर ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज के बाद हम करेंगे ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज सबसे पहले कौन सा इंपॉर्टेंट पीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पीक जिसको जो हमारे क्वेश्चन में भी था इज नंगा पर्वत। ठीक है। नंगा पर्वत के बाद यहाँ से ऐसे ग्रेटर हिमालयाज चलता है और यहाँ आता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन कौन से पीक्स हैं? फर्स्ट इज कामेट, उसके बाद है बंदर पूंछ, उसके बाद है केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी एंड त्रिशूल। क्या क्या देखा हमने? नंगा पर्वत, उसके बाद कामेट, दिस इज कामेट नॉट कांगटो। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्वेश्चन गलत होने के बहुत चांसेस तब थे अगर आप कामेट को कांगटो से कंफ्यूज कर जाओ। तो उत्तराखंड में है कामेट। ठीक है। उसके बाद है बंदरपूंछ, फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल। ठीक है। कौन से हिमालयाज है? ये ग्रेटर हिमालयाज है। इसके बाद ग्रेटर हिमालयाज जाते हैं
इधर नेपाल वाली साइड। नेपाल वाली साइड में कौन कौन से पीक्स हैं? धौलागिरी, धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद मनसालू, मनसालू के बाद इधर हमको पता है एवरेस्ट है, एवरेस्ट के बाद यहाँ पे हमको पता है कि कंचनजंगा है। कुछ कुछ पीक्स मैंने स्किप किए हैं जो कि हमारे लिए उतने शायद रेलेवेंट नहीं रहे, या रिवीजन में हम थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या देखा हमने? नंगा पर्वत, नंगा पर्वत के बाद ये क्या था? कामेट, बंदरपूंछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल, उसके बाद धौलागिरी। ठीक है, धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद मनसालू, ये एवरेस्ट और ये कंचनजंगा। यही जब फिर और आगे आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आता है आपका कांगटो, और यहाँ पे आके जो मैंने कहा कि डोरशट मैकेनिज्म से लेफ्ट मुड़ता है, दिस इज योर नामचा बारवा। ठीक है, सो दिस इज योर ग्रेटर हिमालयस। ग्रेटर हिमालयस के पहले हमने ट्रांस हिमालयस किया, ट्रांस हिमालयस में हमने ये सारी चीज़ें देखी। तो ट्रांस हिमालयस हो गया, ग्रेटर हिमालयस हो गया, नाउ कम्स योर लेसर हिमालयस को इसी मैप पे एक बार रुक जाओ, इसको हटा देता हूँ, थॉट की 3 मैप लगे हैं। ठीक है, इसी मैप पे हम लेसर हिमालयस को एक बार देखेंगे। लेसर हिमालयस में हमारे पास बहुत सारी पीक्स याद करने को नहीं है, बट देयर आर रेंजेस जो हमको याद होनी चाहिए। तो ये है आपका लेसर हिमालयस। लेसर हिमालयस में जो पीक याद रखनी है, जो हमारे क्वेश्चन में भी थी, दैट इज योर नागटिबा। ठीक है, नागटिबा किधर है? उत्तराखंड में है। जो रेंजेस हमको याद रखनी है, फर्स्ट इज योर पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज। उसके बाद आती है नीचे, उससे कौन सी है? धौलाधार रेंज। कौन कौन सी रेंज हुई? पीर पंजाल रेंज एंड धौलाधार रेंज। उसके बाद उत्तराखंड में एक मसूरी रेंज एंड कुमाऊं रेंज। ठीक है, तो क्या क्या याद किया हमने? लेसर हिमालयस में जो पीक हमको याद रखनी थी वो थी नागटिबा। जो रेंजेस हमको याद रखने थे, दैट इज पीर पंजाल रेंज, धौलाधार रेंज, मसूरी रेंज एंड कुमाऊं रेंज। अब आपके लिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। नेपाल में जब लेसर हिमालयस जाते हैं तो कौन से रेंज कहलाते हैं? वेदर इट इज कॉल्ड रामायणा रेंज और महाभारता रेंज। इसको रामायणा रेंज बोलते हैं या महाभारता रेंज बोलते हैं, दैट यू हैव टू कमेंट। अब देखो, ये कमेंट करने से होगा यही कि आपको ये चीज़ अब लंबे टाइम तक याद रहेगी। करना ना करना इट्स ऑल योर कॉल, लेकिन ये अगर यू वांट टू रिटेन इट फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, तो अगर आपने कमेंट कर दिया तो आपको हमेशा वो चीज़ याद रहती है। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने मैपिंग में 3 चीज़ें रिवाइज की। पहला था ट्रांस हिमालयस, ट्रांस हिमालयस के बाद हमने किया ग्रेटर हिमालयस, और ग्रेटर हिमालयस के बाद हमने किया लेसर हिमालयस। शिवालिक में कुछ याद करने को रहता नहीं है, तो शिवालिक हमने स्किप किया। सो इन दिस वे वी रिवाइज द कंप्लीट हिमालयन माउंटेन जो नॉर्दर्न साइड के। ठीक है, इसी तरीके से कोई अगला CBS किसी में मैं जब पेनिनसुलर पार्ट का जब माउंटेन पूछूंगा आपसे, तो उसमें मैं आपको पेनिनसुलर का रिवाइजन करवा दूंगा। ठीक है, इसी टाइप से जब जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन गोदावरी का है, तो गोदावरी की रिवर सिस्टम आपको मैप पे समझा दूंगा। सो दिस इज़ द टारगेट दैट वी आर टारगेटिंग कि 300 टॉपिक्स आपके पूरे कराएं हम लोग। अगर आप 1 घंटा टाइम दे रहे हो ऐसे वीडियो में, तो आपका उतना वैल्यू एडिशन होना चाहिए। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, गोदावरी वाला ही क्वेश्चन आ गया, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी, नॉट अ ट्रिब्यूटरी। अगेन इसको गोल नहीं कर रहे हो एग्जाम में। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट होकर रह रहे हो कि यार मैं ये सब गलतियां नहीं करता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मेक श्योर कि आप इनको गोल किया करो।
ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सी गोदावरी की ट्रिब्यूटरी नहीं है। अभी हम लोग गोदावरी को पूरा देख लेंगे कि कौन किसकी ट्रिब्यूटरी है, कैसे कहाँ से ओरिजिनेट करती है, एवरीथिंग अबाउट इट। तो इफ़ यू नो पंचगंगा इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, तो यहाँ से आपके निकल के आएंगे 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 होगा कि गोदावरी कौन कौन से स्टेट से फ्लो करती है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कौन कौन से स्टेट से जाती है। महाराष्ट्र से निकल के कहाँ जाती है, फिर छत्तीसगढ़ में जाती है, फिर कहाँ जाती है, और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। तो इतना तो चलो मैंने आपको बता दिया। महाराष्ट्र से निकल के कहीं जाती है, उसके बाद ये जाती है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ से निकल के कहीं जाती है, फिर आंध्र प्रदेश में, और फिर यहाँ से बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। तो यू हैव टू टेल मी दीज 2 नेम्स। और एक और क्वेश्चन आपके लिए जो है दैट इज़ कि अगर पंचगंगा इसका आंसर है एंड पंचगंगा इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, तो पंचगंगा कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है। पंचगंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो ये 5 क्वेश्चन आपके पूरे हुए। यू हैव टू कमेंट इन 5 का आंसर प्लस आपका जो भी इस 10 क्वेश्चन में स्कोर रह रहा है। ठीक है, चलो अब गोदावरी के बारे में थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। अगेन जिसने मैपिंग की क्लास की है उनके रेफरेंस के लिए आपको ये याद आ जाना चाहिए, सबरी मेला सिलेरू। ठीक है, चलो सबसे पहला गोदावरी से रिलेटेड पॉइंट कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। गोदावरी का ओरिजिन कहाँ से होता है, यू शुड बी नोइंग दिस कि ये होता है त्र्यंबकेश्वर से। त्र्यंबकेश्वर किधर है, ये नासिक के पास है। ठीक है, इसके पास में एक और पीक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पीक है। वो कौन सी पीक है, वो है कलसूबाई, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है, महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है, और ड्रेन कहाँ होता है, बे ऑफ बंगाल में। दैट मीन्स कि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ट्रिब्यूटरीज इसकी कौन कौन सी हैं, दूधना, ठीक है, पूर्णा। अभी जब वो मैप में करके दिखाऊंगा ना, मतलब इसका रिवर मैप बनाऊंगा, तो आपको और ज़्यादा बेटर वे में समझ आएगा। दूधना, पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, किन्नरसानी, मानेर, मांजरा, मूला। These are the tributaries of गोदावरी रिवर। ठीक है, अरे यहाँ तो खाली जगह नहीं है, तो रिवर मैप इसको हटा के बनाते हैं। ठीक है, कैसा दिखता है देखो इसका रिवर मैप। ये मान लिया गोदावरी है, स्टार्ट कहाँ से हो रही है, स्टार्ट हो रही है त्र्यंबकेश्वर से, टी लिखेंगे बस। ड्रेन कहाँ हो रही है, बे ऑफ बंगाल में। किसी भी रिवर के रिगार्डिंग आपको जो 4 बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए वो ये है कि ये स्टार्ट कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से होती है, ये ड्रेन कहाँ करती है, ये कौन कौन से स्टेट से क्रॉस करती है, और इसकी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ के नाम क्या हैं। अब इसके आगे की इन्फॉर्मेशन आपके लिए उतनी रेलिवेंट नहीं है कि ये एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कि ये एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, पहले दूधना आती है या पहले पूर्णा आती है। नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसका ओरिजिन पॉइंट। इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, त्र्यंबकेश्वर। इसका ड्रेनिंग पॉइंट, कहाँ ड्रेन करती है, तो बे ऑफ बंगाल में। ये कौन कौन से स्टेट से क्रॉस करती है ये आपको मुझे कमेंट में बताना है, और इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। तो ट्रिब्यूटरीज़ में हमने क्या देखा, सबसे पहले है दूधना, फिर है पूर्णा, फिर है प्राणहिता, ठीक है, उसके बाद है इंद्रावती,
उसके बाद है सिल्लेरू, उसके बाद है किन्नरसानी, उसके बाद है मानेर, उसके बाद है माजरा, उसके बाद है मूला। तो दूधना, पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सिल्लेरू, किन्नरसानी, मानेर, माजरा, मूला। दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी रिवर। अब इसमें थोड़ी बहुत और भी चीज़ें हैं, जैसे कि प्राणहिता जो है वो पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, इन सबको मिलके बनती है। दैट इज़ नॉट वेरी रेलिवेंट फॉर आवर एग्जाम, ठीक है, लेकिन अगर आपको पता है तो इट्स वेरी गुड। इससे ये होता है ना कि जैसे ब्रॉड चीज़ें रिवाइज करने से ना आप उसके आसपास की चीज़ें भी आपको याद आ जाती हैं, ठीक है। सो अब समझ आ रहा है कि वाई दिस वीडियो इज़ रिकॉर्डेड ऑन टैब, टू मेक श्योर कि आपको ये सारी चीज़ें मैं बेटर वे में दिखा सकूँ, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी से रिलेटेड। हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज अंडर द 10th शेड्यूल। आंसर बहुत सिंपल है, यू मस्ट बी नोइंग दिस। डिस्क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करता है? द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मतलब कि अगर लोकसभा में हो रहा है तो स्पीकर विल डिसाइड, अगर राज्यसभा में हो रहा है तो चेयरमैन विल डिसाइड। तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज अंडर द 10th शेड्यूल इज डिसाइडेड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। लेकिन क्या हमें इतना ही जानना है? नहीं, हम इसके थ्रू कौन से टॉपिक को रिवाइज करेंगे? हम सबसे पहले रिवाइज करेंगे 10th शेड्यूल को, या हम कह लें एंटी डिफेक्शन लॉ को। सबसे पहले देखो, कभी भी रिवीजन करना हो ना तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर लें और उसके ऊपर देखें कि आपको कितनी चीज़ें याद आ रही हैं। नोट्स देख के रिवाइज तो सबको ही कर लेंगे, मतलब नोट्स देखने से क्या होता है कि वो जो देखा आपने वो आपके दिमाग में ट्रिगर हो गया, आपकी जो मसल मेमोरी है वो एक्टिवेट हो गई, आपको लगा कि ये तो याद ही था मुझे। याद है कि नहीं ये तब पता चलता है जब आप उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर ले रहे हो या उसको एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर पे उतार दे रहे हो। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि एंटी डिफेक्शन लॉ पास कब हुआ, तो आप अगर बता दे रहे हो कि 1985 में हुआ थ्रू 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दैट मीन्स कि आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में याद है चीज़ें, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसमें ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या दी गई, तो अगर आप सोच पा रहे हो कि ठीक है 3 तरह के ग्राउंड्स बताए गए थे, अगर कोई पार्टी का, किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है उसके लिए अलग है, कोई एक इंडिपेंडेंट मेंबर है उसके लिए अलग है, कोई नॉमिनेटेड मेंबर है उसके लिए अलग है, तो दैट मीन्स कि आपको याद है। लेकिन अगर नहीं सोच पा रहे हो, नोट्स देखने पे याद आ रहा है, तो मतलब कि वो उतनी अच्छे से आपको याद नहीं है। तो क्या क्या ग्राउंड्स हैं? तो ग्राउंड्स को ना 3 पार्ट में डिवाइड करके हम देख सकते हैं। पहला कि अगर वो एमपी किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, मतलब कि उसने इलेक्शन उसी पार्टी के अंडर लड़ा था। दूसरा कि वो एक इंडिपेंडेंट मेंबर है, मतलब कि उसने इलेक्शन जो है एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ा था। तीसरा कि वो एक नॉमिनेटेड मेंबर है, मतलब कि उसको नॉमिनेट किया गया है। तो इन तीनों के लिए जो डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड हैं वो अलग अलग है। अगर कोई मेंबर पॉलिटिकल पार्टी का, मतलब कोई एमपी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, तो इसके लिए क्या ग्राउंड्स है डिस्क्वालिफिकेशन के? अगर पार्टी ने कुछ डायरेक्शंस इशू किए हैं कि आपको वोटिंग ऐसे ही करनी है, पार्टी विप ने बोला है कि जो नेक्स्ट वीक में वोटिंग होने वाली है उसमें आप ये वोट करोगे, एंड ही इज़ नॉट फॉलोइंग दैट पार्टी डायरेक्शन, अगर वो उस पार्टी का डायरेक्शन नहीं फॉलो कर रहा है तो ही कैन बी डिस्क्वालिफाइड, ठीक है। ये पहली कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर सपोज करो कोई एक्स एमपी है, ही वॉज अ मेंबर ऑफ बीजेपी, ठीक है, तो बीजेपी ने उसको टिकट दिया, उससे उसने इलेक्शन लड़ा और वो जीत के एमपी बना। अगर वो बीजेपी की
पार्टी मेंबरशिप को छोड़ देता है तो ही विल बी स्टैंड डिस्क्वालिफाइड। मतलब जिस पार्टी से आपने इलेक्शन लड़ा है, अगर उस पार्टी को आप छोड़ देते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया क्या था? पार्टी व्हिप को फॉलो ना करना। दूसरा क्या है कि पार्टी की मेंबरशिप छोड़ देना। ये दोनों ही कंडीशन में आपकी मेंबरशिप चली जाएगी, आप एक एमपी नहीं रहोगे। दूसरा किसके लिए है कि अगर आप इंडिपेंडेंट मेंबर हो, अगर आपने इलेक्शन एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ा है तो आपके लिए क्या कंडीशंस है। अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हो, सपोज करो एक्स एक मेंबर है, इसने इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ा, वो जीता, वो आके एमपी बन गया। अब एक्स क्या करता है कि कुछ टाइम के बाद बीजेपी को ज्वाइन कर लेता है, तो ऐसा करते ही विल स्टैंड डिस्क्वालीफाइड। ठीक है, इसका मतलब कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आफ्टर विनिंग द इलेक्शन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता है। अगर ज्वाइन करेगा तो ही विल बी डिस्क्वालीफाइड अकॉर्डिंग टू द एंटी डिफेक्शन लॉ। तीसरा किसके लिए है? अगर कोई एक नॉमिनेटेड मेंबर है, अगर कोई एक मेंबर है उसको नॉमिनेट किया गया है तो उसके लिए क्या कंडीशन है? तो एक नॉमिनेटेड मेंबर को एक 6 मंथ का विंडो दिया जाता है कि आप आज नॉमिनेट हुए हो, आज से आपकी मेंबरशिप शुरू हुई है, आपके पास 6 महीने का टाइम है, यू कैन चूज टू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, अगर उस 6 महीने में आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगे। लेकिन अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन 6 महीने के ड्यूरेशन के बाद किया तो यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। तो इसका क्या मतलब है? नॉमिनेटेड मेंबर्स को ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप देख लीजिए, आपकी अगर आइडियोलॉजी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मैच करती है तो आप ज्वाइन कर सकते हो उस पार्टी को। ऐसा कंपल्शन नहीं कि आपको ज्वाइन करना ही है, यू कैन बी इंडिपेंडेंट ऑल्सो, आप अकेले भी रह सकते हो, लेकिन इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन उसके लिए ड्यूरेशन क्या दिया गया है? 6 मंथ के ड्यूरेशन के अंदर ही आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो इफ़ समवन who is a nominated member who joins the political party after 6 month of time तो he will be disqualified। क्या ये ऑप्शन इंडिपेंडेंट मेंबर्स के पास है? नहीं, इंडिपेंडेंट मेंबर्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द वे यू नीड टू रिवाइज द थिंग्स। अब देखो 2 मिनट 3 मिनट में ये पूरा रिवीजन हो गया हमारा 10th शेड्यूल का, एंटी डिफेक्शन लॉ का। एक चीज़ और हमको यहाँ देखनी है कि डिसाइडिंग अथॉरिटी, जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन था। तो क्या देखा हमने कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, मतलब कि अगर लोकसभा में है तो स्पीकर, राज्यसभा में है तो चेयरमैन। ठीक है, अब एक चीज़ थोड़ी सी एडिशनल यहाँ पे रिवाइज कर लो कि जब एंटी डिफेक्शन लॉ ओरिजिनली आया था तो उस टाइम बोला गया था कि मान लो कि अगर स्पीकर ने डिसाइड किया है तो स्पीकर का डिसीजन क्वेश्चनेबल नहीं है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। मतलब कि अगर स्पीकर ने कह दिया कि ये मेंबर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते हो इस क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए। बट आफ्टर 1992 थ्रू किहोटो होलान केस इस चीज़ को चेंज कर दिया गया। इस केस में क्या बोला गया कि जब भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसी ऐसे केस को सुनता है तो ही इज़ एक्टिंग एज अ ट्राइब्यूनल, मतलब कि वो एक ट्राइब्यूनल की तरह काम कर रहा है। और ट्राइब्यूनल का जो भी डिसीज़न होता है, मतलब जितने भी ट्राइब्यूनल्स हैं उनका जो भी डिसीज़न होता है वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू होता है। तो अगर इस केस में प्रिजाइडिंग ऑफिसर या स्पीकर एक ट्राइब्यूनल की तरह काम कर रहा है तो इसका डिसीज़न भी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू होगा। सो दैट मीन्स कि एज ऑफ टुडे, मतलब आज की डेट में, ये जो भी डिसीज़न है दिस इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो कौन है डिसाइडिंग अथॉरिटी? स्पीकर इज द डिसाइडिंग अथॉरिटी। क्या ये डिसीजन सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है? तो येस, अकॉर्डिंग टू विच केस?
Kyoto Holan case. So this is the overall coverage, this is the overall revision जो हमको इस एक छोटे से क्वेश्चन से करना चाहिए था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द विलेज पंचायत. विलेज पंचायत कह लो या इसको और बेटर वे में आप DPSPs के रिगार्डिंग कह सकते हो. तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत. तो अगेन अब ये क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया कि आंसर विल बी आर्टिकल 40. अब यहाँ से हमको रिवाइज क्या क्या करना चाहिए. तो वी शुड रिवाइज DPSPs and we should revise some important articles. अब रिगार्डिंग आर्टिकल्स आपको आर्टिकल 1 से लेके 50 तक तो बिल्कुल ही टिप्स पे होने चाहिए. कोई भी उसमें ऊपर नीचे नहीं कि मुझे याद नहीं हो रहा है, मुझे ये नहीं हो रहा है. किसी भी तरीके से यू हैव टू मेमोराइज दोस. इसके अलावा आपको इम्पॉर्टेंट जो बॉडीज़ हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, कैग, ये सारी की आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए. इसके अलावा जो आपके PYQs हैं, PYQ में जितने भी आर्टिकल पूछे गए वो आपको याद होने चाहिए. प्रेसिडेंट से रिलेटेड, फिर सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, जैसे 143 हमने देखा. इस टाइप के जो आर्टिकल्स आपके PYQ में पूछे गए हैं ये आपको याद होने चाहिए. देन करंट में कोई आर्टिकल रहा है न्यूज़ में तो वो आपको याद होना चाहिए. ठीक है. तो आर्टिकल्स बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं UPSC में. अगर पॉलिटी से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो बहुत हाई चांसेस रहते हैं कि 2 क्वेश्चन आर्टिकल बेस्ड आ जाएं. तो उस पर आपको मेक श्योर करना है कि आप याद करो ही करो, क्योंकि लोग याद कर रहे हैं. तो लोग याद कर रहे हैं तो आपको भी करना पड़ेगा. ठीक है. ये इशू बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स के साथ होता है जो UPSC की तैयारी कर रहे थे. उनकी पॉलिटी कॉन्सेप्ट वाइज तो बहुत ही स्ट्रांग होती है, लेकिन जैसे ही आर्टिकल पूछ लिया जाता है तो वो फंस जाते हैं कि मैंने पूछ लिया आर्टिकल 299 किससे रिलेटेड है, अब समझ ही नहीं आएगा. और ये बिल्कुल ही ऐसा बाइनरी क्वेश्चन है कि या तो आता है या तो नहीं आता है. ठीक है. तो इस क्राइटेरिया को ज़रूर फुलफ़िल करना कि 150 तो याद होना ही चाहिए. जो इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं वो याद होनी चाहिए, PYQ वाले आर्टिकल्स याद होने चाहिए, और जो करंट अफेयर्स में जो आर्टिकल रहे हैं वो याद होने चाहिए. अब आते हैं DPSP पे. अगेन सेम चीज़ हम करेंगे. DPSP से अगर मुझे रिवीजन करना होगा तो मैं क्या करूँगा, एक ब्लैंक पेज पे लिखूँगा DPSP. अब मुझे क्या क्या याद होना चाहिए. सबसे पहले किस पार्ट में है ये, तो पार्ट 4 में है. आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, मतलब कहाँ से कहाँ शुरू होते हैं. तो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक DPSP से रिलेटेड है. DPSP जो है किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है, इंस्पायर्ड बाय आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. सो देखो, दिस इज़ द सेम वे जिसमें प्रीलिम्स स्प्रिंट में आपका रिवीजन कराया जाएगा. बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से आपका प्रीलिम्स स्प्रिंट में रिवीजन कराया जाएगा. नेक्स्ट इज कि क्या ये लीगली इन्फोर्सिएबल है. तो आंसर इज नो, लीगली इन्फोर्सिएबल कोर्ट्स में नहीं है. फिर इसको हमारी सुविधा के लिए कौन से 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है. अब देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल, इंटेलेक्चुअल. ये हमने क्लासिफिकेशन किया है, हमने अपनी सहूलियत के लिए किया है. दिस इज़ नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन BPSC इससे क्वेश्चन पूछ लेता है. तो कौन कौन से प्रिंसिपल, कौन कौन से क्लासिफिकेशन है. सोशलिस्ट प्रिंसिपल, देन गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल. ये 3 पे इसको क्लासिफाई किया जाता है. अब जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि न्यू DPSPs कौन कौन से हैं. देखो, ऐसे तो पॉसिबल नहीं कि पूरा का पूरा DPSP चैप्टर आप अपने मेमोरी बेस से लिख लो. कुछ चीज़ें वैसे भी याद आती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो आपको मेमोरी बेस पे पता होनी चाहिए, जैसे कि न्यू DPSPs. अब कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आए हैं. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो आए हैं वो कौन से हैं. आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A और आर्टिकल 48A. ठीक है. इससे रिलेटेड
मतलब इस आर्टिकल का पूरा पूरा वर्बैटिम आपको याद नहीं होना चाहिए, आपको बस बेसिक पता होना चाहिए कि इस आर्टिकल में क्या था। तो आर्टिकल 39 में क्या है, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है। फिर 39A में क्या है, फ्री लीगल एड, ठीक है। 43A में क्या है, वर्कर्स इन मैनेजमेंट। इतना ही याद होना चाहिए, अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्टेटमेंट याद कर रहे हैं, ठीक है। 48A प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। इतना भी याद रहेगा ना तो आप बहुत आराम से ऑप्शन को एलिमिनेट कर लोगे। तो ये किसकी बात की हमने, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ये कौन से ईयर में आया, 1976। अब इसमें भी बहुत सारी बैक ट्रैकिंग हो सकती है कि इस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो ठीक है, वो आपको अपने दिमाग में करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि बहुत होलिस्टिक रिवीजन होते रहता है। तो 42nd देखा, उसके बाद 44th, ठीक है। इससे कौन सा आया, इससे आया आर्टिकल 38। ये क्या है, मिनिमाइज इनइक्वालिटी। फिर क्या है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल, इससे कौन सा आर्टिकल आया, आर्टिकल 45। इसमें क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर। और एक और 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इससे क्या आया है, आर्टिकल 43B, क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो इतना आपको रिवाइज होना चाहिए। अभी लग रहा होगा कि आपको कि इतना याद कैसे होगा, तो ये बहुत बेसिक है। मतलब कि न्यू DPSP तो बिल्कुल भी, आपको मैंने कहा ना, आर्टिकल 1 to 50 तो बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन न्यू DPSP पे बहुत फोकस रहता है। पता नहीं चलता है कि कहाँ से पूछ रहे हैं, लेकिन वो इसीलिए फोकस पे रहते हैं क्योंकि ये नए ऐड हुए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कौन कौन, आर्टिकल 39A, 39, 43A, 48A, ठीक है। 39 क्या है, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। 39A क्या है, फ्री लीगल एड। 43A क्या है, वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ, ठीक है। और 48A क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। फिर 44 से क्या आया, आर्टिकल 38 क्या था, मिनिमाइज इनइक्वालिटी। फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या आया, आर्टिकल 45 क्या है ये, अर्ली चाइल्डहुड केयर। और 97 से क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर्टिकल 43B, ठीक है। एक क्वेश्चन बचा है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी विल डू। थोड़ा सा लंबा हुआ है वीडियो, लेकिन आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपके बहुत सारे टॉपिक्स बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज हुए हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन पे है ये आपका क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन देखते हैं, द अथॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स कम्स अंडर इट्स। कौन सी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है, अगर 2 और 2 से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होता है तो इसको देखने की पावर सुप्रीम कोर्ट के कौन से ज्यूरिसडिक्शन में है, ठीक है। तो आंसर इज़ वेरी सिंपल कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। अब ये पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ से सुप्रीम कोर्ट पूरा रिवाइज करने चले जाओ। ऑलवेज लुक फॉर द मोस्ट रेलेवेंट थिंग दैट यू कैन रिवाइज फ्रॉम हियर। तो यहाँ से आप क्या रिवाइज कर सकते हो, पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अगेन पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कौन कौन सी पावर्स होती हैं, अगर मैं आपको लिस्ट डाउन करने कहूँ तो यू कैन ईजली से कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होती है, रिट ज्यूरिसडिक्शन होती है, एक एपेलेट होती है, एक एडवाइजरी होती है, ठीक है, एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होती है और एक जुडिशियल रिव्यू होती है। तो सबसे पहले ओरिजिनल, दूसरा है रिट, तीसरा है एपेलेट, चौथा है एडवाइजरी, फिर है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड
और एक है जुडिशियल रिव्यू। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किस जुरिस्डिक्शन को कहते हैं? ऐसी इश्यूज जो फर्स्ट इंस्टेंस में सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, ठीक है। ऐसे इश्यूज जो कि फर्स्ट इंस्टेंस में सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट आ सकते हैं, उनको अपील के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी में एक और चीज़ होती है, एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब ये है कि ये एक्सक्लूसिवली सुप्रीम कोर्ट ही आएगा इशू। अगर महाराष्ट्र और तेलंगाना इन दोनों के बीच में कोई इशू हो रहा है तो दिस कैन नॉट गो टू एनी हाई कोर्ट, दिस हैज़ टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट ओनली। इसका मतलब है दिस इज अ एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, मतलब कि ये कहीं और नहीं जाएगा, इट इज़ डायरेक्टली कमिंग टू सुप्रीम कोर्ट, तो इसलिए ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। और दिस कैन ओनली कम टू सुप्रीम कोर्ट, तो इसलिए एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो ओरिजिनल का मतलब आप समझ गए कि फर्स्ट इंस्टेंस में ये सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है। नेक्स्ट इज योर रिट जुरिस्डिक्शन। रिट जुरिस्डिक्शन ऐसी पावर्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट यूज़ करता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के लिए जो पावर्स यूज़ करता है सुप्रीम कोर्ट, उसको हम लोग बोलते हैं रिट जुरिस्डिक्शन। इसके लिए क्या क्या है सुप्रीम कोर्ट के पास टूल्स? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, कोवेरेंटो एंड सर्शरी। दीज आर द टूल्स अवेलेबल टू द सुप्रीम कोर्ट। देखो रिवीजन ऐसे ही होता है, एक एक चीज़ को लाइन बाय लाइन पढ़ोगे ना तो बहुत टाइम जाता है, ठीक है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट के पास है, इज दिस ओरिजिनल एक्सक्लूसिव? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट मेरे इन्फ्रिंज होते हैं तो मैं हाई कोर्ट के पास भी जा सकता हूँ, इसीलिए दिस इज़ नॉट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल तो है क्योंकि मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता हूँ, लेकिन ये एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव क्यों नहीं है? क्योंकि मैं हाई कोर्ट के पास भी जा सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज योर एपेलेट जुरिस्डिक्शन। मैं अपील के थ्रू सुप्रीम कोर्ट पहुँच सकता हूँ। अगर मैंने लोअर कोर्ट में किया, लोअर कोर्ट से मैं हायर कोर्ट में गया, हायर कोर्ट के अगर जजमेंट मुझे नहीं सेटिस्फैक्ट्री लगे या मैं उससे नहीं सेटिस्फाइड रहा, तो कुछ ग्राउंड्स अगर मैं फुलफिल कर रहा हूँ तो मैं सुप्रीम कोर्ट भी अपील कर सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड द एपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट इज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। प्रेसिडेंट को अगर कोई एडवाइस चाहिए होती है किसी मैटर पे, तो ही कैन आस्क द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसको हम लोग बोलते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन आर्टिकल 143 द गोल्डन नंबर इज रिलेटेड टू दिस जुरिस्डिक्शन। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 143, ठीक है। इसमें क्या होता है? प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कुछ एडवाइस मांगते हैं। नेक्स्ट पावर इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड दो चीज़ है, एक लीगल प्रेसिडेंट और एक कॉन्टेम्प्ट। कोई भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी तो वो जजमेंट आने वाले फर्दर जजमेंट के लिए एक लीगल प्रेसिडेंट का काम करती है। जैसे कि केशव नंदा भारती केस आया, तो अब जितने भी आगे केसेस होंगे वो इस केस को एज अ लॉ यूज़ कर सकते हैं, एज अ लीगल बाइंडिंग चीज़ यूज़ कर सकते हैं कि उस केस में ऐसा कहा गया था तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द लीगल प्रेसिडेंट। और दूसरा क्या है? कॉन्टेम्प्ट। सुप्रीम कोर्ट अपने कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को यूज़ करता है, ठीक है। एंड लास्ट इज योर जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट चेक्स द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द सेंटर और ऑफ द स्टेट। मतलब कि लेजिस्लेटिव एक्शन पे भी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक कर सकता है, मतलब लेजिस्लेटिव एक्शन मतलब कि कोई लॉ बना है, और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अगर कोई आया है, कोई बाई लॉ बना है, तो इनकी भी ये कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक कर सकता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है कि नहीं। और ये सेंटर के लिए भी कर सकता है, ये स्टेट के लिए भी कर सकता है। दिस इज कॉल्ड द जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो कौन कौन सी पावर्स देखी हमने? ओरिजिनल, रिट, एपेलेट
एडवाइजरी, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड जुडिशियल रिव्यू। तो आई होप कि आपके एटलीस्ट मुझे लगता है 30+ टॉपिक्स रिवाइज हो गए होंगे एंड आई होप कि ये वीडियो आपके प्रिपरेशन में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा होगा। मैंने आपसे जो जो क्वेश्चन बोले थे प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसका कमेंट में आंसर दें और अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपको ये इस 10 नंबर में कितने मार्क्स आए। चलो, थैंक यू वेरी मच।